वह रविवार की एक आलस्य सुबह थी जब मेरी छोटी बुआ का लड़का केशव ने अचानक मुझे फ़ोन किया कि वह पटना में ही है और थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने और अपनी बेटी नेहा की शादी का निमंत्रण पत्र देने मेरे घर आ रहा है। मुझे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 10 वर्षों से वह पटना आता भी था तो मुझसे मिलने नहीं आता था, ना ही फ़ोन करता था। जाने कौन सी बात उसके दिल में चुभ गई थी। एक समय ऐसा भी था जब केशव मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था। हमारे संबंध इतने मजबूत थे कि एक अतरंग दोस्त की तरह हम दोनों हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और अब आलम यह था कि रिश्ते का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। कहते हैं मन में शिकायतों का चाहे कितना बड़ा पुलिंदा क्यों ना हो, पर मायके से आमंत्रण की आशा ही दिलो दिमाग को उल्लास से भर देता है। यही सोचकर मन मेरा आश्रित था कि अतंत केशव को उसे मात्र 6 महीने बड़ी अपनी बालस हजर मुद्दी का प्यार खींच ही लाया। फ़ोन करने के घंटों भर बाद ही वह हंसता मुस्कुराता पहले की तरह मेरे सामने खड़ा था। पहले से ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त। इतने दिनों में उसकी पत्नी रीमता ने ठोक पीट कर उस सरल व्यक्तित्व वाले केशव को काफ़ी कुछ बदल लिया था। पास आकर जब उसने मेरे पाँव स्पर्श किया तो अनायास ही हम दोनों की आंखें भर आई। इतने में मेरे पति हरीश जी भी वहां आ गए थे। कुछ देर तक औपचारिक और घर परिवार की बातें होती रही, हमेशा की तरह। जब वह अपने जीजा जी से किसी राजनीति चर्चा में व्यस्त हो गया, मैं उठकर चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। हाथ भले ही मेरे कामों में लगे थे, पर दिलो दिमाग पर यादों का भांबड़ सा उठ खड़ा हुआ था। केशव को देख बार बार मुझे नैना बुआ की याद आ रही थी। ऊंचे कद काठी और तीखे नैन नक्शे वाली नैना बुआ काफ़ी सुंदर थी। उनका बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का। पर अक्सर जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलता है वो हमें मंजूर नहीं होता। इसे पाने और खोने के जहद में ज़िंदगी निकल जाती है। छोटी बुआ के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। किसी भी डॉक्टर को देखती तो वह अभिभूत हो जाती, पर 6 भाई बहनों वाले उनके लंबे चौड़े परिवार में उनके सपनों का कोई मूल्य ही कहाँ था। उनके बीए का फाइनल एग्ज़ाम समाप्त होते ही दादाजी ने अपनी अंतिम जिम्मेदारी नैना बुआ की शादी कर निश्चित हो गए और नैना बुआ अपने सपनों की गठरी संभाले ससुराल चली आई, जहाँ उनके पढ़ाई की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फूफा जी एक प्राइवेट नौकरी में थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि उनसे घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल था। शादी के 3 वर्ष पूरा होते उनके 2 बच्चे भी हो गए, केशव और निशा। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनकी ज़रूरतों भी बढ़ने लगी। उनके ससुराल में उनके जेठ और देवर दोनों अच्छी नौकरियां में थे। उनके बच्चे के सामने बुआ के बच्चे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, जो उनको गवारा नहीं था। बच्चों को संपूर्ण ज़िंदगी देने के लिए वह पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। साथ ही जो समय बचता उसमें ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जीवन में मिले चुनौती को उन्होंने स्वीकार और साहस से उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन दिनों बुआ और पापा के एक ही शहर में रहने के कारण मैं और केशव एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। केशव बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। मेरे नंबर भी बुरे नहीं आते थे, पर लाख कोशिशों के बावजूद नंबरों के मामले में मैं हमेशा उससे पीछे रह जाती। हालांकि वह पढ़ाई में मेरी हर संभव सहायता करता। बीए के बाद हम दोनों ने एमएम में नामांकन तो करवाया, पर एक सकारात्मक सोच के साथ हम दोनों यूपीएसएससी के परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे। मैं भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, पर पापा अपने सर का बोझ उतारने के जल्दी में मेरी शादी तय कर आए। पापा का निर्णय हमेशा से निर्णायक होता था, इसीलिए कुछ भी कहना बेकार था। शादी के बाद मिली नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि पढ़ाई लिखाई सब भूल गई। तभी एक दिन पता चला कि केशव आईएएस अधिकारी बन गया है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह मुझसे मिलने भी आया। केशव की ट्रेनिंग अभी समाप्त नहीं हुई थी कि निशा को भी मेडिकल में एडमिशन मिल गया। बुआ की खुशी का ठिकाना न रहा। कभी अपने लिए देखे गए सपने को बेटी ने साकार कर दिखाया था। बच्चे के अपूर्व सफलता ने बुआ की किस्मत पलट दी।
वह आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थ होने के साथ ही समाज में भी उनका मान सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। अब तो बुआ अपने जीवन में उग आए नवों को हर उस आदमी को दिखाना चाहती थी जो कभी उन्हें शब्दों के व्यंग्यवाणों से घात कर उनका निरादर करते थे। केशव के लिए अब उनके पास ढेरों रिश्ते आने लगे थे। कभी जिनके दहलीज पर बुआ को कदम रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अब वही लोग उनके दहलीज पर बैठे उनसे रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे थे, जिससे बच्चों की सफलता का एक शक्तियुक्त अभिमान उनके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। उन्होंने यह जानते हुए भी कि केशव नंदनी से प्यार करता है और कभी उन्हें भी नंदनी बहू के रूप में पसंद थी, फिर भी उन्होंने केशव की शादी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की बेटी श्रीमता से तय करने का मन बना लिया था। जैसे ही केशव को मालूम हुआ, वह पूरी तरह से झुंझुला उठा। माँ, आपको हो क्या गया है? हम लोग निम्न माध्यम वर्णीय परिवार के लोग हैं। सक्सेना साहब की लड़की सिमरता कॉर्बेट से पढ़ी, तेज स्वभाव की, अत्यंत आधुनिक लड़की है। इसकी बोल चाल, खान पान और पहनावा सब हम लोगों से अलग है। खासकर आपकी सोच से उसकी सोच पूरी तरह अलग होगी। आपके कहने पर भी न वह घूंघट डालेगी, ना ही साड़ी पहनेगी। जानबूझकर आप क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं? आपको तो नंदनी जैसी लड़की चाहिए। शायद जाने अनजाने माँ को याद दिला रहा था कि वह नंदनी से प्यार करता है। नंदनी का नाम सुनते ही बुआ बिदक उठी थी। तुम इस काम ख्याली में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी नंदनी जैसी साधारण लड़की से और उसके जैसे साधारण परिवार में करूंगी। अगर नंदनी से शादी हो गई तो लोग कहेंगे, देखो अपनी औकात पर आ गए। मैं सिमरता जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की से ही तुम्हारी शादी करूंगी। तो चिंता मत कर, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूंगी। अगर तुमने मेरी इच्छा का खून कर नंदनी से शादी की बात भी की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। बुआ अच्छी तरह से जानती थी कि केशव उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था वह किसी से छिपी नहीं थी। वही हुआ भी। पहले केशव मेरी शरण आया। मैंने बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी भी शर्त पर नंदनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। केशव ने और भी लोगों द्वारा माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं मानी। तब लाचार होकर केशव बोला, माँ, आपको मेरी बात नहीं मानती है तो मत मानिए, पर एक बात जान लीजिए कि आप जिसे बहू बनाकर लाएंगे और वह अगर आपके साथ कुछ गलत करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही होगी। मैं हरगिज़ आपका साथ नहीं दूंगा। बुआ ने उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी केशव की शादी सिमरता से तय कर दी। बुआ को हो या ना हो, पर इंगेजमेंट के दिन ही सिमरता के घर वालों का नकली औरदिया में मुझे आगत के कदमों की आहट मिल गई थी। शादी के बाद तो जल्द ही बुआ को भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। सिमरता का पहनावा ही नहीं, बोल चाल भी इतना अलग और दम से बड़ा था कि एक सप्ताह में ही बुआ को लगने लगा था कि उनके परिवार के परंपरा और संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएगी। खान पान इतना भी अलग था कि बुआ के मेहनत और प्यार से बनाए खाने पड़े ही रह जाते और वह ऑर्डर देकर मंगवाए बर्गर और पिज्ज़ा से अपना और केशव का पेट भरती। शादी के एक सप्ताह बाद ही वह केशव के साथ मुंबई चले गई। फिर पलटकर बुआ के उस छोटे से घर में आने का कष्ट भी नहीं किया। मुंबई में वह आराम से अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला रही थी, जहां बुआ के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी बुआ और फूफा जी बेटा से मिलने जाते भी तो बेटा को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती और बहू को सैर सपाटे और पार्टियों से। दोनों बच्चे मसूरी के होटल में रहते थे। पढ़ाई की तरह वह दोनों घर के एक कोने में पड़े रहते। एक नौकर उन लोगों के देखभाल के लिए रहता। बच्चे घर पर होते भी तो उन्हें अपने गवार दादा दादी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब उस घर में सिमरता मायके वाले का मान सम्मान था। वो लोग अक्सर बुआ और फूफा जी की अवहेलना कर सिर्फ केशव का सम्मान करते। धीरे धीरे बुआ का यह हाल हो गया कि बहू के बनाए सीमा रेखा के बाहर बैठी अतिरिक्त दृष्टि मन से बेटा के असतित वैभव को निहारती रहती। जिस सुख की कल्पना में जी तोड़ मेहनत की थी वो सारी इच्छाएं पूरी भी हुई, पर उसकी तासीर ही बदल गई। उन्हें ही बेटे की जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। फूफा जी के अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद
बुआ ने बेटा के पास ही जाना छोड़ दिया। उन्हें खामोश रहना ही सही लगा। बुआ से ही नहीं, हम सब से केशव की दूरी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके सारे पुराने दोस्त उससे अलग हो गए। वर्षों बाद वह आज शायद एक बार फिर टूटी कड़ियों को जोड़ने निकला था। मैं उसके लिए उसकी पसंद की कचौड़ी और चटनी लेकर आई तो उसकी आंखों चमक उठी। मेरे कहने के पहले ही प्लेट उठाकर खाने में जुट गया। खाना समाप्त कर बोला, दी आपको भी अभी भी मेरी पसंद याद है? बहन हूँ तुम्हारे, कैसे भूल सकती हूँ? वह पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर देर तक बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। तभी अचानक ही पूछ बैठा, दीदी नंदनी कहाँ है? उसकी शादी कहाँ हुई? मैं उसे नेहा की शादी में बुला लूँ? मैं उसकी बातें सुन स्तब्ध रह गई। अपने पहले प्यार को वह आज तक भुला नहीं पाया था। वह तो पटना में ही है, यही एक कॉलेज में पढ़ाती है, पर उससे शादी नहीं की है। तुम उससे ना मिलो वही अच्छा है। मेरी बातें सुन उसका चेहरा काफ़ी निराह हो आया था। वह निर्वाक चुपचाप बैठ कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर चला गया। शादी के दिन मैं जरा पहले ही पहुंच गई थी। केशव ने पटना का एक प्रसिद्ध होटल बुक किया था। अंदर घुसते ही सिमरता ने सामान आमना सामना हो गया। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही गाने वाले को सुनाकर बोली, बुआ देर से आई है, कुछ चुन चुन कर गालियाँ सुनाओ। एक हंसी का दौर गूंज उठा। मायके की इसी मीठे नोक झोंक के लिए ही तो किसी भी लड़की का मन मायके के गंगोत्री में डुबकी लगाने के लिए बेचैन रहता है। साथ लाए उपहार को सिमरता को सौंप कर मुड़ी तो निशा से नजरें चार हुई। फिर तो उस भीड़ भाड़ में एक एकांत कानों ढूंढ हम दोनों बातों में मशगूल हो गए थे। तभी मुझे याद आया, अरे निशा शाम होने वाली है, कितने ही शादी की विधि बाकी होगी। चल हम लोग मिलकर उसे पूरा करवाते हैं। बैठो ना दी, कैसे विधि विधान, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक बार शादी के समय ही पंडित जी को जो विधि करवाना होगा करवा देंगे। अभी तक बुआ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सभी की शादी में तो सारी रस्में वही पूरा करवाती थी, पर आज कहाँ है? अम्मा आई कहाँ है जो रस्में निभाएगी? उसे तो भैया भाभी मुंबई में ही छोड़ आए हैं। भाभी का कहना है वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। विवाह में आते तो भीड़ भाड़ में कौन उन्हें संभालता? बोलते बोलते निशा की आंखें भर आई थी। थोड़ी देर तक हम दोनों बहने के बीच गहरा सन्नाटा पसरा रहा था। एक अनकही घनी भूत पीड़ा, एक एहसास हम दोनों के बीच पसरने लगा था। तभी वहाँ सिमरता आ गई थी। अरे दी, आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हैं, पर गहने आपकी वही आउटडेट डिजाइन वाले हैं। समय बहुत बदल गया है, कुछ नए गहने बनवाइए। वह हंसते हुए चली गई और निशा बुनबुनाने लगी, दी आपने भाभी को देखा? जरा सा मौका मिलते ही हमारे ऊपर गवार होने का लेवर लगाकर चली गई। तभी जाने कहाँ से घूमता फिरता केशव आकर बैठ गया। मेरी व्यवस्था के कैसी लगी दी? बहुत सुंदर। तुम तो शुरू से ही हर काम व्यवस्थित ढंग से करते हो, कहीं कभी कोई गलती नहीं करते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ही तो गलत हो गया दी। काश उस दिन माँ के गलत मांग को नहीं मानता तो आज मेरे सारे रिश्ते खोखले नहीं होते, ना ही इतनी जिंदगियां बर्बाद होती। अब तो बस यही विनती है कि अगर इस घर में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। कहीं ना कहीं मैं मजबूर हूँ। मेरे मान सम्मान की चिंता तो तू मत ही कर, बारातियों के स्वागत की चिंता कर। बहन हूँ तेरी, तेरे दिल की सारी बातें समझती हूँ। हम दोनों के रिश्ते परिस्थिति उलझ जरूर गई है, पर टूटे नहीं हैं। थोड़ी देर में कई लोगों केशव को ढूंढते हुए उसे लेने आ गए और वह अपनी भरी हुई आंखें पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन देर रात जब मैं शादी से लौट रही थी, मुझे यही लोग रहा था कि जीवन में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ उलट पलट कर रख देता है। सब कुछ पाकर बुआ का दामन खाली रह ही गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की वर्तनी गलत हो जाए तो नंबर नहीं कटते, खुशी ही कट जाती है।